तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं। इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के अंदर, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके मिड टर्म के पेपर के अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, इसका मतलब सेम टू सेम छप करके आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं वो क्वेश्चंस जो हम लोग इस सैंपल पेपर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं दो कारणों से आपको बोल पा रहा हूँ। ठीक है, पहला, इस सैंपल पेपर को बनाने के लिए पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्जाम के, तो उनको अच्छे से हमने एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड रहे हैं, यानी कि हर बार के मिड टर्म के एग्जाम में पूछ ही लिए गए हैं क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट के, तो उन क्वेश्चंस को हमने इस सैंपल पेपर के अंदर ऐड किया है। ठीक है, डिज़ाइन करते वक्त। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा लगभग 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो हमने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, अलग से छांटा है और उन क्वेश्चंस को ऐड किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार के मिड टर्म एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का ये वीडियो रहने वाला है। आप खुद थैंक यू बोलेंगे अगर आपने ये सैंपल पेपर सीरीज़ की लगभग सारी वीडियो देख करके एग्ज़ाम देने गए तो। ठीक है बच्चों, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो पर मैं एक लाइक का टारगेट रख देता हूँ, वो है हमारा 700 लाइक्स का। अगर आप 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट के न केवल 5 सैंपल पेपर की वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है, या यूँ कह लीजिए 5+, उसके अलावा वन शॉट की वीडियो भी ले आ दूंगा हिंदी सब्जेक्ट की, और अदर सब्जेक्ट की भी यहाँ पर मैं सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ले आऊँगा मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्लास 11th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं। हिंदी का जो आपका पेपर होगा मिड टर्म एग्जाम, वो 3 घंटे का होगा और अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर आपकी हिंदी के पेपर पैटर्न की, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बताया गया है सामान्य निर्देश के अंदर कि हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 खंडों के अंदर बटा हुआ रहेगा, यानी कि 3 सेक्शंस कह लीजिए उसके अंदर बटा हुआ रहेगा। ठीक है, खंड क ख ग, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए बी सी आप समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के पेपर के अंदर, तो 14 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 14 प्रश्न आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर में रहने वाले हैं। तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। खंड क जो रहेगा आपका, यानी कि सेक्शन ए जिसे आप कह सकते हैं, उसके अंदर अपठित बोध के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बेसिकली जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, गद्यांश काव्यांश वाले, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्यांश पद्यांश वगैरह आप कह सकते हैं, काव्यांश हटा दीजिए, गद्यांश पद्यांश, जिसमें आपको एक पैसेज दे देगा, उसको पढ़ना है और उसके आधार पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको लिखना होता है। जो आपका खंड ख रहेगा, जिसे आप इंग्लिश में सेक्शन बी भी कह सकते हैं, उसके अंदर अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है, थर्ड बुक जो है हिंदी की, उसके आधार पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो खंड ग रहेगा, यानी सेक्शन सी जिसे आप कह सकते हैं, उसके अंदर आपकी जो दोनों किताबें हैं, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 करके, इन दोनों पुस्तकों के अंदर से आपके यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न को उत्तर दीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह निर्देश वगैरह दिए रहेंगे उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखिए। ठीक है, अगर आपको हो सके तो आपके हिसाब से, अगर आपको आता है पेपर पूरा, तो लाइन वाइज आंसर लिखिए, जिससे ज़्यादा बेटर रहेगा टीचर को चेक करने में आपकी आंसर शीट। और अगर टीचर को आसानी होगी आपकी कॉपी को चेक करने में, तो आपको मार्क्स मिलने में आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका क्लास 11th का हिंदी का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है 2025 के अंदर, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं।
और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। खंड क के अंदर जो कि आपका अपठित बोध वाला रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर गद्यांश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है, यानी उनका उत्तर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश को। गद्यांश कुछ इस तरह से है कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जब भी कोई वीर पुरुष होता है किसी को क्षमा कर देता है कि जा भाई तेरे को माफ किया, तो ये सुनने में और देखने में कितना अच्छा लगता है कि यार इसने इसको माफ कर दिया। लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। यदि हम अपने को बड़ा मानते हैं और हम बलशाली और विद्वान हैं तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, सॉरी, शिक्षक जो होते हैं यहाँ पे, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों का काम होता है भूल करना, ठीक है, यानी बच्चे जो होते हैं वो भूल करते ही करते हैं। अगर सीनियर बच्चों की बात करें 11वीं 12वीं की, तो वो उतने यहाँ पर भूल वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो ज़्यादातर यहाँ पर बदमाशी वगैरह करते हैं, भूल वगैरह करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है, यदि शिक्षक उन भूलों को क्षमा कर देता है तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है और मर्यादा बढ़ती है। ठीक है, यदि जो शिक्षक होता है, टीचर जो होता है, बच्चों की गलतियों को, भूल चूक को माफ़ कर देता है, तो इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो ओहदा है वो और ऊपर होता है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, इससे उनको सही का परिचय मिलता है। पर यदि बच्चे को उनकी किसी प्रकार की छोटी मोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डांटा जाए, फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते हैं। ऐसा करना हमारी भूल भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे ही करेंगे। एज ए टीचर मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब बच्चे गलती करते हैं तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, जा, कोई ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत समझा देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है, आगे से इस चीज़ को मत करना, है ना। यहाँ पर उसको डांटना, मारना, फटकारना नहीं चाहिए हमें, है ना। अगर कोई व्यक्ति या शिक्षक ऐसा करता है तो वो क्षमाशील नहीं कह सकते हम उसको, है कि नहीं। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप गद्यांश। अब इस पर आधारित जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको एक बार ही देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन में ही पढ़ा था बच्चों, ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है ना कि लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है बच्चों? उपहास की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो ये जो आपका क वाला विकल्प है, दूसरों का उपहास करना, ये करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ये। आपका करेक्ट आंसर होगा ये ग वाला, किसी को क्षमा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको दिमाग लगाना है और सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ग वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है। ठीक है, तो क्षमा हमारे जीवन का अलंकार तब बनती है जब बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना। ठीक है, तो ये वाला हमारा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है कि मनुष्य के बारे में दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर बात करें मनुष्य के बारे में दिए गए कथन में से विकल्प जो सही है वो हो जाएगा आपका ये ग वाला, कि मनुष्य आत्मघाती प्रवृत्तियों में लगा रहता है और अपनी ही हानि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि वीर पुरुष के द्वारा क्षमा करने का क्या महत्व है। ठीक है, तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि वीर पुरुष द्वारा क्षमा करना उनकी महानता को दर्शाता है, जो न केवल उनकी गरिमा बढ़ाता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है और सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद करता है। देखिए यहाँ पर क्षमा करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो कि केवल वीर पुरुषों में ही देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप? तो क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। डेली लाइफ में भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके बहन वगैरह से कोई गलती हो गई, छोटी बहन से, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि डांटना फटकारना चाहिए या मारना चाहिए, हमें क्षमा कर देना चाहिए। या फिर समाज में किसी और व्यक्ति से आपको लेकर के कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। मैं तो अक्सर देखता हूँ रोड वगैरह पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इधर से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये एक गाड़ी है BMW गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी आ रही है इधर से और इधर से भी एक ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये भी इधर से एक गाड़ी बना देता हूँ मैं। ये मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो जज मत कीजिएगा। तो ये भी यहाँ पर ये ऑडी गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से गाड़ियाँ जब चलती रहती है सड़कों पर तो हो जाता है कई बारी क्या होता है ना कि हल्का-फुल्का स्क्रैच लग जाता है, टक्कर लग जाता है। तो ये तो आम बात है, तो क्या करना चाहिए इन दोनों गाड़ी वालों को यहाँ पर सुलह कर लेना चाहिए कि चल भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर होता रहता है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं दोनों और एकदम जो है सो कि धुप्पड़-धू टाइप का लड़ाई-उड़ाई हो जाता है कि ओए तूने मेरी गाड़ी ठोक दिया, ये वो, इस तरह से करके यहाँ पर लड़ाई वगैरह हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। वहीं अगर कोई यहाँ पर वीर पुरुष होता तो वो क्या करता? वो क्षमा कर देता, समझ रहे आप? तो अगर हम क्षमा करते हैं तो इससे हमारे सामाजिक संबंधों में भी सुधार आएगा, मतलब सुधार होने में मदद मिलेगा, ठीक है। दूसरे भी प्रेरित होंगे कि यार इन दोनों की यहाँ पर गाड़ी में टक्कर हुई, दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया तो हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी क्या करेंगे, अगर छोटी-मोटी गाड़ी में टक्कर वगैरह हो जाए तो हम भी क्षमा कर दिया करेंगे। क्लियर है बच्चों? वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ मेरी ड्राइंग को लेकर के? चलिए, 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर कि शिक्षक को बच्चों की भूलों को क्षमा करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, बच्चों की भूलों को क्षमा करने से शिक्षक की गरिमा और मर्यादा बढ़ती है। इससे बच्चे सीखते हैं और उनके विकास में सहायता मिलती है, जिससे वे सुधार की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे एक तरह से समझ लीजिए गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिसको हम जिस आकार में ढाल देंगे वो उसी आकार में ढल जाएंगे। अब शुरुआत में जो जो बच्चा होता है वो गलती करेगा ही करेगा, है कि नहीं, गलती इस तरह से करेगा। अगर हम उसकी हर गलती पर उसे डांटेंगे तो बच्चा कुछ नया ट्राई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि यार नया कुछ ट्राई करूंगा गलती हो जाएगा, मास्टर साहब हमको मारेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें उनकी हर गलती पर उन्हें नहीं डांटना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा थोड़ी बहुत गलतियां करे और नई नई चीजों को सीखे, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है? तो इस गद्यांश का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्षमा का गुण वीरता और ज्ञान का प्रतीक है और यह बताना कि मनुष्य अपनी भूलों से केवल अपनी ही नुकसान करता है, ठीक है। कि भैया जो क्षमा का गुण होता है वो वीरता और ज्ञान का प्रतीक होता है कि भैया किसी ने किसी को क्षमा कर दिया तो वो बहुत ज्यादा वीर व्यक्ति है और ज्ञानी व्यक्ति है कि भैया यहाँ पर फालतू के लड़ाई झगड़ों में वो नहीं फंस रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस गद्यांश में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपनी भूलों से केवल अपना ही नुकसान करता है, जो वो भूल करता है, गलती वगैरह करता है, उससे वो अपना ही नुकसान करता है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि हिंदी के सैंपल पेपर सीरीज का ये पहला वीडियो है। अगर आप यहाँ पर 700 लाइक्स का ये जो टारगेट है इसको कंप्लीट करवा देते हैं तो डेफिनेटली मैं इसके अलावा भी 2 सैंपल पेपर आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पर सैंपल पेपर लाने के साथ वन शॉट का जो वीडियो होगा वो भी लेकर के आऊँगा, अभिव्यक्ति माध्यम का भी वन शॉट का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ठोको लाइक, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में बच्चों शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे हैं हमारे इस वीडियो को देखेंगे और उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। वो भी आपको धन्यवाद देंगे कि यार धन्यवाद भाई, तूने ये वीडियो भेजा और मेरे बहुत काम आया एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि हिंदी का ये जो मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूँ ये नए पेपर पैटर्न पर आधारित है, यानी कि नया जो पेपर पैटर्न आया है आपका इस साल के लिए 2024-25 के लिए, उसके ऊपर करवा रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये आप लाइनें देख रहे हैं, पंक्तियां देख रहे हैं, ये एक कविता के अंश है, इसको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका हमें उत्तर लिखना है। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूँ कि सूरज की किरणें सुनहरी सी छाया प्रकृति के आंचल में लाए सदा सवेरा, फूलों की खुशबू पत्तों की हरियाली संग लाती है बहार करती सजीव कहानी, नदियां बहती है गुनगुनाते गीत, बादल भी खिलखिलाते करते हैं प्रीत, जीवन के रास्ते पर छाई है रोशनी, सूरज की किरणें देती है हर खुशी, हर सुबह की शुरुआत नए सपनों का दिन, उम्मीदों की बुनाई हर दिन दिल में नया चिन्ह, सूरज की किरणें जगाई नई उमंग, ठीक है, जगाए नई उमंग, आओ मिलकर करे जीवन का संग संग। तो मैंने पूरा ही पढ़ दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कविता का अंश हमने पढ़ा, ठीक है,
इसके आधार पर क्या प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता में किन तत्वों का वर्णन किया गया है। तो अगर बात करें बच्चों इस कविता के अंदर, तो इसके अंदर फूल, नदियाँ और बादल सबका वर्णन किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नदियों का वर्णन किया गया है। देखिए पहले बादल यहाँ पर दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो फूल दिख गया आपको, नदियाँ दिख गई, तो इन सब का वर्णन है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हम ये ख वाला विकल्प जो है, ख से खरगोश वाला होता है ना, तो फूल, नदियाँ और बादल, ये हमारा ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कविता में सूरज की किरणों का क्या महत्व बताया गया है। तो कविता के अंदर जो सूरज की किरणें हैं, इसका महत्व है बच्चों जीवन की शुरुआत। ठीक है, जब भी यहाँ पर सनराइज होता है, इस तरह से मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ जो कि यूनिवर्सल ड्राइंग है और भारत का लगभग हर बच्चे ने ये ड्राइंग बना रखा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये पहाड़ है और इस तरह से यहाँ से एक नदी निकल रही है। ठीक है, एक नदी भी निकाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर चिड़िया इस तरह से उड़ रहे हैं, ये चिड़िया उड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अरे अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ, कौन कहता है मेरी ड्राइंग खराब है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से मैंने इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए बेसिकली कि देखिए कविता में सूरज की किरणों का क्या महत्व बताया गया है। तो जीवन की शुरुआत, जब भी यहाँ पर डेली बेसिस पर सनराइज होता है, यानी कि एक नया सवेरा होता है, तो आप ये समझिए कि आपको एक नया जीवन दान मिला है। समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर माटी का शरीर है और एक दिन माटी में ही मिल जाना है। तो जब हम रात को सोते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि अगली सुबह होगी कि नहीं होगी। अगर अगली सुबह हो रही है और आप उठ रहे हैं तो ये समझिए कि आपको एक नया जीवन दान मिला है और आप डट करके अपने जीवन में जो भी आपकी परेशानी वगैरह है उन सबको दूर कीजिए और खूब आगे बढ़िए। समझ रहे हैं। और जब भी सूरज उगता है उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। सनराइज का जो भी टाइम होता है अराउंड 5:30 बजे का या 5 बजे का जो भी टाइम होता है, उससे पहले उठा कीजिए। और जब आप अपने सामने सूरज निकलते हुए देखेंगे ना, वो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम। मैं तो लगभग डेली बेसिस पर देखता हूँ। ठीक है, और छत पे जाता हूँ और वहाँ पर जब सूरज निकल रहा होता है मेरी आंखों के सामने, तब मैं वहाँ पर देखता हूँ और उसको लगता है कि हाँ, मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। और सूरज जब निकल रहा होता है तब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि हाँ, आज मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे काम करना है, वैसे करना है कि नहीं। क्योंकि जब सूरज निकल रहा है ना, तो एक नई सी पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है बॉडी के अंदर कि हाँ भाई, कुछ तो उखाड़ा है मैंने ज़िंदगी में। ठीक है, सुबह उठ करके कुछ तो उखाड़ा है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते और मैं उठा हूँ सूरज उगने से पहले। समझ रहे हैं। तो आपके पास एक दिन में एक्स्ट्रा घंटे होंगे। जो कई सारे लड़के क्या करते हैं, 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे उठते हैं सुबह के, तो इतना टाइम जब लेट उठते हैं तो ये टाइम उनका बर्बाद हो रहा है। और वहीं आप यहाँ पर 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा होंगे एक दिन के अंदर, जिससे कि आप उस काम को किसी नए कार्य में लगा सकते हैं, मतलब उस टाइम को। सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कविता में जीवन के रास्ते पर छाई है रोशनी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बच्चों यहाँ पर जीवन में सकारात्मकता, इसका ये अर्थ है। ठीक है, कि जीवन के रास्ते पर जो रोशनी छाई हुई है ना, कि भैया लाइफ में किस तरह से पॉजिटिविटी है, जीवन में क्या सकारात्मकता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो घ वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कविता में फूलों की खुशबू का क्या अर्थ है। तो फूलों की खुशबू का अर्थ है प्रकृति की सुंदरता और खुशियों का प्रतीक होना। ठीक है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है कि कविता में सूरज की किरणें सुनहरी सी छाया का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि सूरज की किरणें एक सुनहरी रोशनी का अनुभव कराती है। जब सूरज की किरणें आती है ना, लाल लाल सी रोशनी, एक सुनहरी सी रोशनी का अनुभव होता है कि ओए होए, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। सूरज की किरणें, जो सबसे पहली किरणें होती है सुबह की, वो मेरे शरीर पर पड़ रही है कि नहीं। तो यह एक सुनहरी रोशनी का अनुभव करवाती है, जो जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करती है कि लाइफ में आपका एक नया एनर्जी आता है और एक नया होप आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ उखाड़ सकता हूँ यहाँ पर लाइफ में अपने। ठीक है, और यह प्रकृति को जीवंत बनाती है और हर सुबह की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, ये जो प्रकृति है, नेचर है, उसको एक यहाँ पर जीवन दान देती है, उसको एक जिंदगी दे देती है। ठीक है, जिससे कि वैसे तो जो प्रकृति है, ठीक है, वो वैसे भी जीवंत होती है, लेकिन जो सूरज की किरणें होती है वो उसमें और जान डाल देती है। ठीक है, और एक नई सुबह की शुरुआत का प्रतीक होता है क्या, सूरज की किरणें बच्चों। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं
खंड ख के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी कहते हैं, और खंड ख में जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी पुस्तक है क्लास 11th की, उस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं खंड ख का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ठीक है जी, हम उत्तर दे देते हैं। तीसरे के क में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनसंचार के माध्यमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जनसंचार के माध्यमों की बात करें तो पहला माध्यम आप लिख सकते हैं प्रिंट माध्यम, जिसके अंदर हमें दृश्य माध्यम वगैरह देखने को मिलता है, पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, जनरल, शोध पत्रिकाएं और यहाँ पर पैम्पलेट्स देखने को मिलते हैं कि नहीं, ये प्रिंट माध्यम के अंदर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर हो गया, इसी तरह से आप मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, और जो आपकी पुस्तकें होती हैं यानी कि बुक्स वगैरह होती हैं, और जनरल वगैरह होता है, शोध पत्रिकाएं यानी रिसर्च पेपर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं जिस पर किसी कंपनी का प्रचार वगैरह आप देखते होंगे। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? जनसंचार माध्यम के प्रिंट माध्यम के अंदर। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा बच्चों, जो भी मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अभिव्यक्ति माध्यम के, ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, पिछले 10 साल का पेपर आप उठा कर देखिए, पिछले 10 साल छोड़िए, 5 साल का ही आप पेपर उठा करके देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस रिपीट होकर के आ रखे हैं पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो भी यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जनसंचार माध्यमों में से अगर हम पहले माध्यम की बात करें तो प्रिंट माध्यम हो जाएगा ये जनसंचार माध्यम का। अगला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है? अगर हम श्रव्य की बात करें जिसमें हम चीजों को सुन सकते हैं तो रेडियो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अपना ये रेडियो आ जाएगा। और अगला होता है दृश्य माध्यम, जिसके अंदर मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों, जिसके अंदर हम चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो वो हो जाएगा टीवी। ठीक है, टीवी तो आप सबके घर में होगा ही, और टीवी भी दो तरह का होता है। एक तो मॉडर्न जमाने का टीवी आता है जो एंड्रॉयड टीवी होता है, जिसमें यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं और कुछ भी प्ले करके अपना हम मस्त एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। एक पुराने जमाने का टीवी होता है, जैसे यहाँ पर ये आप टीवी देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका जनसंचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाएगा। ठीक है, इसके अगला आता है हमारा जनसंचार माध्यम में इंटरनेट माध्यम, जो कि एक बहुमुखी माध्यम है। इसके अंदर दृश्य, प्रिंट, श्रव्य हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आप चीज़ों को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? समाचार पत्र के साइट्स आ जाएंगे, टेलीविज़न के साइट आ जाएंगे, गूगल आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं, ये आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब भी ले सकते हैं, तो सोशल मीडिया आ जाएगा। ठीक है, गूगल आ जाएगा इसमें। समाचार पत्र के जो वेबसाइट्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, NBTV। ठीक है, NBTV ऐसे नव भारत टाइम्स करके। ठीक है, तो NBT है ना, नव भारत टाइम्स करके। तो समाचार पत्र के जो वेबसाइट होते हैं ये सब यहाँ पर इंटरनेट माध्यम के अंदर आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ख में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका। तो देखिए जनसंचार जो होता है इसमें द्वारपाल की भूमिका या कार्य की बात करें तो जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाले सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें प्रसारित हो रही है, पब्लिश हो रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उन सबको यहाँ पर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, किसी भी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं कि वहाँ किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित या अथवा प्रसारित की जाएगी। जैसे मान लीजिए टीवी की बात करें, टीवी पर कोई न्यूज़ जाना है तो वो यही डिसाइड करेंगे क्या चीज़ जाएगा, क्या चीज़ नहीं जाएगा। किसी अखबार में कोई खबर जानी है तो वो यही डिसाइड करेंगे कि भैया यहाँ पर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका के बारे में। ये एक तरह से बैकबोन होते हैं बच्चों। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी, कि डायरी क्या है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने डायरी तो इस्तेमाल की ही होगी, है कि नहीं, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, इस तरह से अपनी पर्सनल बातें लिखने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज़ भी लगा दी है। ठीक है, अब समझते हैं डायरी होता क्या है जी। तो देखिए डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी हुई होती है। ठीक है, एक इस तरह से मोटे पन्नों की जिल्द वाली यहाँ पर नोटबुक होती है जिसके अंदर के पेजेस बिल्कुल खाली होते हैं। वहाँ पर आप अपने थॉट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें ना 365 दिन यानी कि पूरे साल भर की जो तिथियाँ होती हैं, डेट्स वगैरह होते हैं, वो क्रम से यहाँ पर सजाई हुई होती है। ठीक है, और हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है जिसे हम
सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसका। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखिए। अब आप बोलेंगे सर जी ये दृश्य लेखन का होता है, यहाँ पर हम लोग निबंध उबंध तो सुने थे लेकिन ये दृश्य लेखन का होता है सर जी, तनिक बताइए ना हमको, ये तो भारी एकदम कंफ्यूजन हो गया हमारे दिमागवा में। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों। दृश्य लेखन का मतलब होता है जो आपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट होते हुए देखा है, वही दृश्य लेखन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए आप घर से निकलते हैं, ठीक है, और अभी तो त्योहारों का माहौल है तो जगह जगह पर बाजार लगे हुए रहते हैं, है कि नहीं। आप घर से निकलते हैं, रोड पर कोई इंसिडेंट कोई घटना होती है वो आप देख सकते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं वहां पर कोई घटना देख सकते हैं आप। ठीक है, आपके आसपास में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई वो आपने देखा होगा। तो इसी सब को लेकर के यहाँ पर दृश्य लेखन आता है और बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक दिए जाते हैं जिस पर आप वहाँ पर निबंध टाइप का ही आप समझ सकते हैं, वो चीजें लिख सकते हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। ठीक है, जैसे अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो इस तरह से टॉपिक आ सकता है कि सूर्योदय, नए दिन की उम्मीदें। ठीक है, जब सनराइज होता है बच्चों, इस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर सूर्योदय जिसको यहाँ पर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में सनराइज बोलते हैं, सूरज निकलने को लेकर के। तो नए दिन की उम्मीद के साथ यहाँ पर सूरज निकलता है, तो उसको लेकर के आप दृश्य लेखन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अगला होता है बारिश की पहली बूंदे, एक नई शुरुआत। जब बारिश की पहली बूंदे आती हैं और तो एक आपको लगता है ना नई शुरुआत हो रही है। कभी भी आप बारिश में नहाए होंगे, आप मुझे कमेंट करके वैसे बताइएगा कि क्या आप कभी अपने जीवन में बारिश में नहाए हैं, उसका अनुभव लिया है आपने। ठीक है, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैं जब बारिश में नहाता हूँ ना तो अपने सर को ना आसमान की तरफ कर लेता हूँ ताकि जो बारिश की पहली बूंदे है वो जब मेरे चेहरे पर गिरे तो एक नया सा ठंडक सा एहसास आता है और लगता है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम, मतलब कि ना मस्त सा फीलिंग आता है कि यार यही तो लाइफ है, इसी को तो एंजॉय करना है अपन को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके ऊपर यहाँ पर दृश्य लेखन लिख सकते हैं बच्चों। अगला है रात का नजारा, तारों की चमक। ठीक है, जैसे रात होती है और तारे दिखाई देते हैं। शहरों में तो कम तारे दिखाई देते हैं प्रदूषण की वजह से, गांव में जाइएगा तो आपको एकदम दिखेगा ओ भैया इतना सारा तारा है आसमान में। ठीक है, तारों की चमचमाती हुई आसमान जो आपको दिखाई देता है, इसके ऊपर आप यहाँ पर दृश्य लेखन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क वाले में आपको यहाँ पर शीर्षक दे रखा है ना, टॉपिक दे रखा है सूर्योदय, एक नए दिन की उम्मीदें, तो इसको लेकर के मैंने आपको दृश्य लेखन लिख करके दिखाया है 120 शब्दों में। कैसे लिखना है भैया, सिंपल सा है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पर टॉपिक लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया है सूर्योदय, नए दिन की उम्मीदें। ठीक है, और उसके बाद पूरा का पूरा आपको लिख देना है उसके बारे में जो भी आपके थॉट्स है, विचार है या जो भी आपने देखे हैं। ठीक है, कि सूर्योदय की पहली किरणें आसमान में फैलने लगी जैसे कि सूरज ने अपनी सुनहरी चादर बिछाई हो। धीरे धीरे रात का अंधेरा छटने लगा और हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को महकाया, मानो वे नए दिन का स्वागत कर रहे हो कि स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यह स्वागत है आपका आज के इस नए दिन के अंदर। वीडियो के अंदर तो मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर तो नए दिन की बात होगी। ठीक है, एक हल्की सी ठंडक थी जो त्वचा को छूते हुए एक ताजगी का अनुभव यहाँ पर दे रही थी। ठीक है, सुबह सुबह जब आप उठिएगा तो एक हल्की सी आपको ठंडक महसूस होगी आपके त्वचा पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बोली जा रही है कि एक ताजगी का, एक नया नया ताजा ताजा अनुभव यहाँ पर दे रही थी। खेतों में किसान अपने काम पर जुटने लगे और बच्चे अपनी गर्म कपड़ों में लिपटे यहाँ पर खेलने के लिए बाहर निकल आए। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर दृश्य लेखन लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिख करके बताया है ताकि आप समझ सके कि कैसे लिखना है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए भैया पत्र लिख देते हैं। देखिए पत्र वाले क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, यानी कि चॉइस देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए बच्चों। यहाँ पर आपको पहला पत्र वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में जल प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना है आपको। ठीक है, कि भैया दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी है उनको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है कि आपकी जो कॉलोनी में यहाँ पर जल आ रहा है वो प्रदूषित जल है,
कि भैया जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो समस्या है इस पर यहाँ पर ध्यान उनका आकर्षित करवाना है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको लेटर लिखना है। चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के राजकीय प्रतिभा स्कूल में हिंदी अध्यापक के पदों पर आवेदन करते हुए अपनी योग्यता का उल्लेख कीजिए। कि भैया यहाँ पर दिल्ली का जो राजकीय प्रतिभा स्कूल है, यहाँ पर हिंदी के टीचर का जो पोस्ट है वो खाली है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है कि भैया यहाँ पर मैं पूरा तरह से योग्य हूँ, कैपेबल हूँ, मुझे ये जॉब दे दी जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया है ये सेकंड वाला है, ठीक है। चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला, दोनों में से कोई एक करना था। तो मैं आपको ये नीचे वाला करके दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर एक टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लेटर लिख करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका पता, यहाँ पर आपका नाम, आपका पता, शहर, पिन कोड जो भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो कुछ हमें दिया नहीं है, तो सब हम अपने मन से यहाँ पर लिखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके नाम और पते में आप क्या लिख देंगे कि परीक्षा भवन, यानी जिस परीक्षा भवन में आप बैठे हैं, क ख ग रोड जो भी हो सकता है आपका, नई दिल्ली 110088, इस तरह से करके आप ये लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका सेंडर एड्रेस, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंडर एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है उसका पता, ठीक है, उसका नाम वगैरह जो हो सकता है। उसके बाद आएगा आपका डेट। तो डेट मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जो आपका पेपर होने वाला है ना 23 अक्टूबर को, यानी कल पेपर होने वाला है, वही डेट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 23 अक्टूबर 2024। और उसके बाद यहाँ पर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसके पास ये पहुंच रहा है, प्राप्तकर्ता या मिलने वाले का पता, ठीक है, कि किसको ये लेटर मिलेगा। तो ये लेटर हम किसको भेज रहे हैं, यहाँ पर स्कूल में भेज रहे हैं, तो प्रधानाचार्य को मिलेगा। तो माननीय प्रधानाचार्य जी, राजकीय प्रतिभा स्कूल, 12 खंभा रोड, दिल्ली 110065, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं था, तो हम अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट के पार्ट है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके फॉर्मेट के ही पार्ट है। इसी तरह से आपको लेटर लिखना है बच्चों। फिर आपका आ जाएगा विषय, ठीक है। विषय क्या है हमारा, हिंदी अध्यापक के पद पर आवेदन के लिए पत्र, कि भैया हिंदी के अध्यापक का जो पद है, जो पोस्ट है वो खाली है, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसको लेकर के ये लेटर में, ये पत्र जो है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे प्रति, ठीक है। प्रति लिखने के बाद आपका यहाँ पर पूरा का पूरा लेटर हो जाएगा शुरू। इस तरह से आप लेटर लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं नंदू, अब नाम भी वहाँ पर नहीं दिया था, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए नाम ले लिया यहाँ पर नंदू। मैं नंदू हूँ और मैं दिल्ली के राजकीय प्रतिभा स्कूल में हिंदी अध्यापक के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैंने अपने विश्वविद्यालय, ठीक है, जो भी आपका विश्वविद्यालय हो, कोई भी एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या और भी कोई विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। मुझे 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव है, यानी 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरी शिक्षा और अनुभव के दौरान मैंने छात्रों के साथ संवाद करने, उनकी रुचियों को समझने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता विकसित की है, कि भैया कैसे छात्रों के साथ बात किया जाता है, उनका इंटरेस्ट किस तरह से है ये जाना जाता है, और उनको किस तरह से मोटिवेट वगैरह किया जाता है। ये सारा कैपेबिलिटी मैंने यहाँ पर डेवलप किया है अपने अंदर। किसने डेवलप किया है, नंदू ने डेवलप किया है, ठीक है। मैं पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी संचालन करता हूँ, जिससे छात्रों के समग्र विकास सुनिश्चित हो सके, ठीक है। मुझे विश्वास है कि मेरी शिक्षण जो विधियाँ हैं छात्रों को हिंदी भाषा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेगी, यानी मेरे पास जो टीचिंग के स्किल्स वगैरह है उससे मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को और इम्प्रूव करूँगा हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा आपका, कृपया मेरी योग्यताओं पर विचार करें और मुझे इस पद पर नियुक्ति का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद भवदीय नंदू, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मेन चीज आ जाता है, और वो है हमारे यहाँ पर स्ववृत्त, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है स्ववृत्त संलग्न, यानी कि जो स्ववृत्त है उसको अटैच कर दिया है। स्ववृत्त के अंदर पूरा का पूरा आपका बायोडाटा होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते भी बायोडाटा है, यहाँ पर बायोडाटा, ठीक है। ये क्या होता है जी, तो इसके अंदर आपका पूरा एकदम नाम, पता, एड्रेस उड्रेस, जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ आ जाता है। जब भी आप यहाँ पर 12वीं क्लास के बाद, अभी तो आप 11th में हैं, आप 12th करेंगे, और 12th के बाद जब भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे, तो जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाएंगे, वो आपसे बोलेगा कि स्ववृत्त दीजिए। तो आप बोलेंगे सर जी स्ववृत्त क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि बायोडाटा या फिर रिज्यूमे जिसको आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सारी आपकी बेसिक डिटेल्स होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्ववृत्त के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। तो स्ववृत्त संलग्न हमने लिख दिया, ऊपर यहाँ पर टाइटल आ जाएगा अब हमारा स्ववृत्त। उसके बाद लिखेंगे, देखिए स्ववृत्त के बारे में सूचनाओं का
सिलसिलेवार संकलन ब्यौरा, ठीक है, जिसमें आपका नाम आ जाएगा, क ख ग जो भी हो सकता है, आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे नंदू है तो मैं यहाँ पर नंदू लिख देता हूँ, नंदू करके, है कि नहीं, इस तरह से। अगला पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि आपकी क्या, डेट ऑफ बर्थ है, स्थायी पता क्या है, ये सारी चीज आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आपको लिखने के लिए इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं पेपर के अंदर, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे कि भैया यहाँ पर 10वीं कक्षा कहाँ से पास की है, तो मैंने CBSE से यहाँ पर पास की है 10वीं कक्षा। किस वर्ष में पास की है, तो भैया यहाँ पर 2010 में मैंने पास किया है 10वीं कक्षा, है कि नहीं, कितने परसेंट से, तो 95% से मैंने 10वीं कक्षा पास की है। फिर 12वीं कक्षा यहाँ पर भी मैंने CBSE से यहाँ पर पास की है, ठीक है, कब पास की है, तो 2012 में पास की है। ये कितने परसेंट से, तो ये 99% से मैंने 12वीं कक्षा पास की है। फिर यहाँ पर स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री कब ली मैंने, तो ये मैंने ली है DU से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है, और ये मैंने ली थी 2012, और 3 साल बाद यानी कि 12-3-15, तो लगभग 2015 के आसपास मेरा ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा हुआ था 85% से कंप्लीट, ठीक है। फिर अन्य कोई आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो वो लिख सकते हैं। फिर व्यावसायिक योग्यताएं वगैरह लिख सकते हैं, कार्य अनुभव कितना रहा है वो लिख सकते हैं। अन्य कोई रुचि या भाषा का ज्ञान है आपको, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से और कोई भाषा वगैरह आती हो, ठीक है, मतलब हिंदी तो आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और भी कोई भाषा आती है तो लिख सकते हैं। संपर्क के 2 व्यक्ति, 2 आपको यहाँ पर रेफरेंस देने होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला जो व्यक्ति है जिसको नंदू जानते हैं वो है हमारे जयप्रकाश, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। और दूसरे जो व्यक्ति है जिनको नंदू जानते हैं वो है यहाँ पर जयप्रकाश, कौन है ये भी लिख दीजिएगा। तो जयप्रकाश जो है यहाँ पर एक डॉक्टर है, ठीक है, कहाँ के डॉक्टर है, तो कोई बड़ा सा हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे राहुल, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, राहुल को जानते हैं, ये संपर्क के दूसरे व्यक्ति है। और राहुल क्या है, यहाँ पर राहुल जो है दिल्ली पुलिस में है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर है, जिनको ये जानते हैं। फिर दिनांक और हस्ताक्षर आ जाएगा, दिनांक क्या लिख देंगे यहाँ पर, 23 अक्टूबर, ठीक है, या हम ऐसे लिख देते हैं 23/10/2024। फिर हस्ताक्षर में नंदू आ जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से नंदू, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर ये आपका स्ववृत्त होता है कंप्लीट, और लेटर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में व्यावहारिक लेखन लिखिए, ठीक है। अब आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे सर जी ये व्यवहारिक लेखनवा का होता है, सर जी बताइए ना तनिक हमको, ये तो गड़बड़ा गया, ये तो मामला गड़बड़ा गया, व्यवहारिक लेखन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटी मोटी चीजें आ जाती है बच्चों, ज्यादा यहाँ पर टफ कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसके पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि संगम विहार में निवासी कल्याण संघ यानी कि RWA जो है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है, उन्होंने युवाओं के एक दल को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी दी है, ठीक है। संगम विहार का यहाँ पर एक सोसाइटी है, ठीक है, RWA सोसाइटी, RWA यानी कि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। इंडिपेंडेंस डे कब आता है, तो 15 अगस्त को आता है, 15 अगस्त जो भी आपका यहाँ पर ईयर हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक युवा लोग हैं यानी जवान लोग हैं, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, और हिमांशु की ओर से संयोजन की भूमिका यहाँ पर निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के लिए कार्य सूची बनाई है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया कार्य सूची। तो कार्य सूची मतलब जितना चीज होना है, कैसे क्या होना है, कहाँ मीटिंग होगी, क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है कि भैया किशनगंज विद्यालय की अलंकृत पत्रिका के लिए विद्यार्थियों में से सह संपादक चुनने हेतु शिक्षक संपादक दल की होने वाली बैठक के लिए कार्य सूची बनाई है, ठीक है। तो दोनों कार्य सूची वाले क्वेश्चन में से कोई एक आप कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। जब भी आपको यहाँ पर व्यवहारिक लेखन की बात करें तो कार्य सूची वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये संगम विहार वाला, ये मैंने आपको करके बताया है कि कैसे करना है। तो देखिए संगम विहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु प्रबंधक दल समिति की बैठक के लिए कार्य सूची, ठीक है। बैठक की तारीख 1 अगस्त 2024 को ये होना है। बैठक का समय क्या है, तो 9 बजे होना है। यानी कि जो जो चीज़ होना है आने वाले फ्यूचर में या इस तरह से, तो वो पूरा डिटेल में लिख देना है कि भैया ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है, जिससे कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पर आयोजन होना है, ठीक है। यही आपका आंसर भी कहला जाएगा, उत्तर कहला जाएगा, ठीक है। स्थान कहाँ पर ये होना है, तो सामुदायिक भवन संगम विहार, ये कम्युनिटी जो आपका हॉल है
संगम विहार का वहां पर होना है। अध्यक्ष या प्रधान कौन होगा, तो संगम विहार निवासी कल्याण समिति के ये अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सदस्य युवा दल सदस्य होंगे, यहाँ पर सदस्यों का स्वागत है। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ध्वजारोहण स्थान कौन सा होगा, जहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। बैठक की व्यवस्था कैसी होगी, देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम व जलपान की व्यवस्था के लिए समितियों का गठन व खर्च पर चर्चा की जाएगी कि भैया खर्चा कितना आएगा, सारी चीजें। ठीक है, मुख्य अतिथि के नाम पर विचार होगा कि भैया मेन जो चीफ गेस्ट होगा उसको किसको बुलाएंगे हम लोग। तो इसी तरह से आपको लिखते हुए जाना है, यही आपका कार्यसूची हो गया बच्चों। ठीक है, पुरस्कार व स्मृति चिन्ह के लिए व्यय पर विचार विमर्श करना है कि भैया जो इन चीज़ों पर खर्चा होगा, पुरस्कार वगैरह अवार्ड वगैरह पर, तो पैसा कहाँ से आएगा। अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विचार विमर्श हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका धन्यवाद ज्ञापन आ जाएगा और फिर आपका हस्ताक्षर अध्यक्ष, ठीक है, और हस्ताक्षर संयोजक का आएगा। ठीक है, दोनों के सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर साइन होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे इस तरह से। और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रबंधक दल समिति। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यही हमारा इस तरह से आपका कार्यसूची हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा है बच्चों, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 7वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है एवं कुछ प्रसिद्ध डायरियों और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई आपको जो प्रसिद्ध डायरी याद हो और उनके लेखक याद हो तो उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, डायरी लिखना अपने आप मतलब अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। ठीक है, जिससे कि आप खुद से जुड़ पाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि आप अपने बारे में डेली बेसिस पर या फिर सप्ताह में, महीना में एक ना एक दिन लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने से अच्छी दोस्ती कायम करने का ये मतलब एक बेहतरीन जरिया है और आप अपने से अच्छी दोस्ती कायम भी कर रहे हैं। ठीक है, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरियों में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरियों में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालकर मतलब तिथि डालनी चाहिए आपको। ठीक है, तो या डायरी जो होता है किसी आप नोटबुक में लिख सकते हैं इस तरह से, या अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, कोई पुरानी डायरी है आपके पास, ठीक है, कोई पुराने साल की डायरी है, मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, आपके पास 2015 की यहाँ पर डायरी है, तो उसके अंदर तो डेट वगैरह सारा चीज़ लिखा होगा, तो पुराने डेट्स को काट करके नया जो डेट होता है वो आप लिख सकते हैं और देन आप डायरी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डायरी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ और उनके लेखकों के बारे में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला एक साहित्यकार की डायरी, यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई है। अगला पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है रूस में 25 मास, तो राहुल सातकियान जी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसमें से एक दो भी याद रख लीजिएगा तो बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि संचार और संचार के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले समझिए संचार क्या होता है। तो संचार देखिए बच्चों, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार के माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, संचार क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे विचार होते हैं, यानी जो आइडियाज़ होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, ठीक है, उनको लिखित रूप में या मौखिक रूप में, लिखित मतलब लिख करके, मौखिक यानी बोल करके, दृश्य यानी जो देखा जा सकता है, श्रव्य यानी जो सुना जा सकता है, इन माध्यमों के द्वारा, इनके थ्रू सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम पहुंचाते हैं, यही संचार कहलाता है बच्चों। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में जो अलग अलग हम लोग माध्यम इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका इंटरनेट माध्यम इस्तेमाल करते हो, रेडियो माध्यम इस्तेमाल करते हो, टीवी माध्यम जो है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, तो ये सब संचार के माध्यम कहलाएंगे बच्चों, जहाँ से हम लोग ये चीज़ों को दूसरे जगह पर फैला रहे हैं। ठीक है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। ठीक है, संचार एक प्रक्रिया होता है एक तरह से, है कि नहीं, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सूचना दे रहा है और जो उस सूचना को प्राप्त कर रहा है, उन दोनों की यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होती है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप पर आप कोई सूचना अपने दोस्त को दे रहे हैं कि अरे भाई कल स्कूल नहीं जाना, भाई कल छुट्टी है यार। ठीक है, तो यहाँ पर सूचना देने वाले कौन हुए, वो आप हो गए, और सूचना प्राप्त करने वाला कौन हो गया, आपका दोस्त हो गया, जो कि व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होगा, एक्टिव होगा, है कि नहीं। तो उसकी भी यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होगी कि भैया उसने सूचना प्राप्त कर लिया, संचार यहाँ पर प्राप्त कर लिया।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संचार के तत्वों के बारे में। तो देखिए, शोर मचाना, जिसके अंदर स्रोत या फिर संचारक आता है, इस तरह से है कि नहीं, संदेश हो सकता है, माध्यम हो सकता है, प्राप्तकर्ता हो सकता है, फीडबैक हो सकता है, मतलब ये पूरा एक साइकिल चलता है इस तरह से। आप इसको ऐसे समझेंगे, शोर मचाना, ठीक है। इसके एक तो माध्यम हो जाएगा, यहाँ पर शोर मचाने के लिए माध्यम आ जाएगा। फिर ये जो भी माध्यम होंगे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पर टीवी माध्यम, रेडियो माध्यम, इससे यहाँ पर संचार जो है वो पहुँचता है किसी के द्वारा, मतलब किसी के पास पहुँचता है। फिर उससे उस संचार का यहाँ पर फीडबैक मिलता है, और ये फीडबैक जो है वो स्रोत या संचारक के पास पहुँचता है, ठीक है, मैसेज के फॉर्म में। फिर यहाँ पर ये साइकिल रिपीट होता है। तो ये संचार के तत्व होते हैं बच्चों। आप चाहे तो इस तरह से डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं, टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपके ऐसे आंसर देख करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारा आता है खंड ग, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन सी भी कहते हैं। इसके अंदर जो आपकी दोनों बुक है, अंतरा और अंतराल वाली, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सेक्शन को हम लोग करेंगे बच्चों पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक है। और याद रखिएगा, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अकेला 40 नंबर का आपका यही सेक्शन आता है, सेक्शन जो सी है यानी खंड ग है, ठीक है। सोचिए 80 नंबर का तो आपका पेपर ही आता है, 80 में से 40 नंबर का आपका अकेला यही सेक्शन आता है, जिसके अंदर जो दोनों बुक है आपकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो उसको करेंगे हम लोग पार्ट 2 वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह के वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।